सत्ता पक्ष के इतने शीर्ष और अनुभवी माननीय सदस्य के श्रीमुख से तथागत गौतम बुद्ध का नाम सुनकर खुशी हुई। और दूसरा, जिस देश का नाम उन्होंने लिया वो देश आज विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल है। वो देश है जिसने तथागत गौतम बुद्ध के सिर्फ देशनाओं को सुना भर उसका अनुपालन किया है, वो विकसित देश बन गया है। और हम वो देश हैं जिसकी धरती पर, जिसके कण-कण में तथागत गौतम बुद्ध व्याप्त हैं। वो देश आज गाय गोमूत्र के नाम पर विकास की बातें कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप लोगों को सुझाव देते आए हैं, लेकिन आपने ना तो सुझाव को सुना और ना ही उस पर कोई कार्य किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने 2047 के उत्तर प्रदेश के विजन पे चर्चा करने का अवसर दिया और विपक्ष के तौर पे ये कहा गया कि हमें जो है वो सुझाव रखने हैं। अध्यक्ष जी, 9 वर्षों की जब से ये सरकार है, लगातार विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप लोगों को सुझाव देते आए हैं, लेकिन आपने ना तो सुझाव को सुना और ना ही उस पर कोई कार्य किया। मैं अध्यक्ष जी, अगर विजन के उत्तर प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी, स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेय जल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा मित्र मर मर के काम कर रहे हैं, अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। अरे समय बड़ा कम है, मैं आऊंगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग जो है डबल बी विभाग हो गया है। डबल बी माने बी से भ्रष्टाचार और बी से भेदभाव। मंत्री जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं निजीकरण मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मंत्री जी जब अपने अधिकारियों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोगों ने तो विभाग की नाक कटा दी है, आज बिजली विभाग जो है वो अंधा और गूंगा हो गया है। लेकिन वही जब इस सदन में मंत्री जी बैठते हैं और हम कहते हैं कि मंत्री जी निजीकरण जो है विभाग को मत बेचो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी ट्रांसफार्मर हर रोज खराब हो रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर बन करके 75 बार लग रहे हैं। मंत्री जी ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब हैं, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक IAS ऑफिसर है, शायद उनको विभागों का ज्ञान ना हो। मंत्री जी IAS ऑफिसर हटा करके समाजवादियों ने जिस तरीके से इंजीनियर को वो पद दिया था उनको वो पद दिलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग मंत्री है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं के डिस्कॉम में पश्चिमांचल में आज इतना भेदभाव है कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति, वो कहते हैं हम बनिया की दुकान नहीं चलाते, और पश्चिमांचल डिस्कॉम में सारे एक्सीएन सारे MD सिर्फ एक ही जात के भरे गए हैं और मंत्री जी कहते हैं ना। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी निराशा हुई कि हम विजन पे चर्चा कर रहे थे और मंत्री जी ने जब अपनी बात करनी शुरू की तो अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए। मंत्री जी का तो विभाग रेट्रोग्रेड विभाग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए, उन्होंने तो पुराने कार्यकालों को गिनवा करके अपनी बात शुरू की। अपने विभाग के उन्होंने अस्पताल नहीं बताया, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन से बात की। तो ये अपने में दर्शाता है कि हमारे जो मंत्री जी है वो क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को कहो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, डॉक्टर दिलवा दो, ICU के बेड बढ़वा दो, दवाइयां दिलवा दो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। हम उस सरकार से विजन की बात सुन रहे हैं जिस सरकार में आज सरकार के मंत्री जो है वो रोड पे बैठकर धरना देने को मजबूर हो गए। हम उस सरकार से
व्यास विजन की बात सुन रहे हैं, जिनके मंत्री आज हम उप केंद्र की बात कर रहे हैं कि जौनपुर में सदरनगंज में जो है हमें उप केंद्र की आवश्यकता है, मछली शहर में बंधवा में उप केंद्र की आवश्यकता है। आपके खुद के विधायक धरना दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं ना। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारे माननीय आबकारी मंत्री जी हैं कि आज मधुशालाएं हर जगह दिखाई दे रही हैं और हमारी पाठशालाएं बंद होती चली जा रही हैं। वाह सरकार वाह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष जी आपको। हमारे संसदीय मंत्री जी इस समय नहीं है, आज बहुत ऊंची बात कर गए मंत्री जी, बहुत बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि जापान में 50% से भी ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, बौद्धिस्ट है, लेकिन उनके बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनके बच्चों को यह बताया जाता है कि अगर भगवान बुद्ध भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप बुद्ध के खिलाफ चले जाइएगा। ये आपका देश प्रेम है। हमारा देश 80% हिंदुओं का है। 2011 के सेंसस से बता रही हूं, लेकिन उसके बाद भी अपना देश का हिंदू जो है वो खतरे में है। आप किसी मंचों से ये बात कह दें या हमें कहने को बोल दें कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि अगर श्री राम भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी नकार देना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका देश है और उसके बाद धर्म है। जो धर्म पे सियासत करते हो वो इन बातों को क्या बोलेंगे? और इसीलिए जापान आज विकसित देश है और आज हम कहां पे हैं? आज अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे विजन पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और मैं चंद बातों से अपनी बातों को खत्म करूंगी। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विभाग तो बहुत सारे हैं। अगर बोलने पे आती तो सारे विभागों की, आपके सारे विभागों की धरातल की स्थिति, और आप जो ये बात कह रहे हैं आपको बुरा लगेगा। यही चीज संसदीय मंत्री जी ने कहा और इसी पे कहना चाहूंगी कि मैं मुजरिम हूं। क्या ये मुजरिम, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत तो रखिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम मेरा? हरे रंग से हिंदू लिख दो, भगवे से इस्लाम बता। और मैं यही बताना चाहूंगी कि क्या इल्जाम होगा मेरा अगर मैं हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम बता। यही जो आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यही मेरा इल्जाम होगा। और ये कह दो कि हम सब एक हैं तो क्या होगा अंजाम मेरा? क्या होगा अंजाम मेरा? संविधान की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय समाजवाद। डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत आभार। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज उस गौरवशाली दिन की 100वीं वर्षगांठ की मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसलिए विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो पहल हम लेकर चले हैं, जो पहल हमने की है, वो व्यापक और सतत विकास को प्राप्त करने से केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शीर्ष प्रणाली और शीर्ष रैंकिंग आर्थिक रूप से हासिल करने में होनी चाहिए। ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज सरकार को इस बात की स्टडी करने की बहुत जरूरत है कि आज हम मात्र विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास की ओर देख रहे हैं, अभी विकसित है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन में विजन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया, जब उन्होंने इस बात की प्रस्तुतिकरण किया तब उन्होंने एक देश जापान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उस देश की आधी आबादी, बल्कि मोर देन 50% आबादी बौद्ध को मानने वाली। सर्वप्रथम सत्ता पक्ष के इतने शीर्ष और अनुभवी माननीय सदस्य के श्रीमुख से तथागत गौतम बुद्ध का नाम सुनकर खुशी हुई। और दूसरा, जिस देश का नाम उन्होंने लिया वो देश आज विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल है। वो देश है जिसने तथागत गौतम बुद्ध के
सिर्फ देशनाव को सुना भर उसका अनुपालन किया है, वो विकसित देश बन गया है। और हम वो देश हैं जिसकी धरती पर, जिसके कण-कण में तथागत गौतम बुद्ध व्याप्त हैं। वो देश आज गाय गोमूत्र के नाम पर विकास की बातें कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं तमाम चीजों को आगे लेकर के विकास और विजन को बाधित कर रही है, जबकि यथार्थवादी सोच, वैज्ञानिक सोच से ही हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत जो तथागत गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से बड़ा इस देश में विकास की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज वो हमारे इन्हीं पुरोधाओं के विचार और विजन को आधार बना करके इस देश में विकास और विकसित होने का कोई मसौदा तैयार नहीं कर पाई। हाँ, ये बात जरूर है कि हम एक ऐसा विकसित भारत चाहते हैं जहां इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उस तक विकास पहुंचा सके। हम एक ऐसे विकसित भारत की कल्पना करते हैं जहां पर सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति इस देश के संसाधनों पे उसका अधिकार हो और उसका इस्तेमाल कर सके। मानव देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विकसित बनाने के लिए इस देश के वंचित वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज के समान सदस्यों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप समान रूप से अवसर देकर आगे बढ़ाने की नीति और नियत पे काम करना होगा। तभी हम इस देश को विकसित देश की परिभाषा और उस श्रृंखला में शामिल कर सकते। हमारे सपनों का विकसित भारत और हमारे सपनों के विकसित भारत सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसा होना चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अविलंब जातिवार जनगणना कराते हुए इस देश के बहुसंख्यक वंचित वर्ग के लोगों के बुनियादी विकास के सापेक्ष विकसित भारत की परिभाषा और परिकल्पना करें। और तभी यह संभव होगा कि हम इस देश को इस विश्व के पटल पर सबसे मजबूत और विकसित भारत के रूप में खड़ा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूं कि जो लक्ष्य दिया गया है 2047 का, वह संभव नहीं है। उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन हासिल से तभी किया जा सकता है जब जिस विकास की बात हम कर रहे हों वो विकास ऐसा हो जो सबको एक साथ उन्नति देने वाला। और जिसकी तरफ अगर हमको बढ़ना है तो हमको जातिवार जनगणना कराते हुए इस बात को स्थापित करना है कि जिस समाज की हो जितनी संख्या भारी, उस समाज की हो उसकी हिस्सेदारी, और जिस समाज की हो जितनी हिस्सेदारी, विकास में हो उसकी सिर्फ जिम्मेदारी। ये वो कदम होगा जो इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करेगा। और सामाजिक न्याय जो इस देश की संविधान की परिकल्पना है, जो इस देश के संविधान का आधार है, उसकी नींव इस देश में दो स्तंभों पर रखी गई है। एक स्तंभ है शिक्षा और दूसरा स्तंभ है रोजगार। लेकिन इस देश में चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, आप लोगों ने तमाम सरकारी संस्थानों को बंद करके ये हवाला देते हुए कि घाटे का सौदा है, आपने बंद करके इस प्रदेश और इस देश के युवाओं को किसी काबिल नहीं छोड़ा है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये तमाम कवायद सिर्फ इसलिए है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण के नाम का जो ठोस कदम उठाना चाहिए था, सिर्फ आपको वंचित समाज को वो आरक्षण न देना पड़े, वो आरक्षण न देना पड़े। इसलिए आपने आज आरक्षण के इस मजबूत कदम को 10% EWS का रिजर्वेशन देकर के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने तमाम नौकरियां खत्म कर दी, तो आज इस प्रदेश का युवा जो नौकरी करने की बात जोड़ रहा था, वो आज इस देश में सरकारी नौकरियों के जो आवेदन पत्र आते हैं उसको भरने के नाम पे इस देश का जो राजस्व है उसकी बढ़ोतरी का एकमात्र सबसे बड़ा सूत्रधार बनकर रह गया है। इससे बेहतर भविष्य की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस देश का स्तंभ है शिक्षा, वो स्तंभ है जो इस संविधान में वर्णित है। लेकिन आपने
अपने तुगलकी फरमान के द्वारा जो परिषदीय स्कूल को मर्जर और क्लोजर करने का एक अध्यादेश, एक ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आपने इस देश के बच्चों की किताबें और उनके हाथों की लकीरों, उनके हाथों से भविष्य छीनने का काम कर दिया है। और आप बात करते हैं विजन 2047 की, आप बात करते हैं विकसित भारत बनाने की। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हम उत्तर प्रदेश हैं, वो प्रदेश जो इस देश की ग्रोथ डिसाइड करता है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की ग्रोथ ड्राइव है। हम वो प्रदेश है जिसके पास इस देश का सबसे बड़ा युवा होने का गौरव हासिल है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान करता है। हम वो प्रदेश है जिसके राजनीतिक गलियारों से होकर के दिल्ली की सत्ता स्थापित होती है, और उसके बाद भी आजादी के अमृत काल में आज उत्तर प्रदेश विकसित होने पर चर्चा कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, हरियाणा जैसे तमाम राज्य हैं। धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी। सर 1 मिनट हो गया, 1 मिनट नहीं होगा, 8 सेकंड। सर 1 मिनट नहीं, 1 मिनट थोड़ी, 8 दे दी, 1 into 8। सर, सिद्धार्थ नहीं बोले, ऐसे कैसे बोलिए जी? आप तय करेंगे बोलिए, या आप तय करेंगे बोलिए कि मैं तय करूंगा बोलिए? और सर आई हर्ड कि आपने बोला एक रूल। नहीं, इन्होंने कहा कि आप बोलिए, बोलिए। आप नहीं तय करेंगे? आई जस्ट फिनिश सर। प्लीज। अगर हमने अपनी किसी राजनीतिक उद्देश्य ये बात की गई कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी मैं ये तो नहीं जानती इच्छा शक्ति थी कि नहीं थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमने अपनी किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी सामाजिक समूह के साथ भेदभाव किया, शोषण किया, पहचान देखकर दमन किया, तो विकसित प्रदेश बनाने के बारे में सोच, जो इस सोच को भी एक धोखा, एक छलावा है, क्योंकि समानता के जिस आधार पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ना लिखा जाएगा, बंद को चलिए।